अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का यूनिट 2, जिसका ये होने वाला है पार्ट 7, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पंजाब राज्य के बारे में। और पार्ट 8 भी आएगा, जो भी हम पंजाब राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपका पार्ट 7 और 8 मिलकर पंजाब राज्य कवर करेगा, जो कि ऑल ओवर आपका अगर क्वेश्चन कोई भी पंजाब में से आता है पेपर में तो आप लिख पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आने वाली सारी अपडेट, छोटी बड़ी सारी अपडेट, या अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वहाँ से हमसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये जो आपका यूनिट 2 है, ये है आपका 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या-क्या रहने वाले हैं हमारे इसमें। तो इस वीडियो के अंदर अंदर हम टोटल अपने 11 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से हम थोड़ा-सा पहले देखेंगे भूमिका के बारे में कि जो पंजाब था उसकी भूमिका क्या थी, पहले कैसा था। उसके बाद पढ़ेंगे मिसलदारी व्यवस्था के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह के बारे में। फोर्थ उनका जो है नागरिक प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैनिक संगठन, और ये जो है प्रशासकीय विभाग और स्थानीय सरकार, राजस्व प्रबंध, वित्त विभाग, धर्मनिरपेक्ष की नीति, और लास्ट है आपका अमृतसर की संधि। यानी कि ये जो यहाँ से लेकर आपका 4 से लेकर 10 पॉइंट जो है आपका ईज़िली यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है ये सब चीज़ें। बस वहीं से आपको चीज़ों को इंटरलिंक करना है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपनी भूमिका को। आप सभी को पता है पंजाब जो था सबसे पहले किसके अधीन था? मुग़लों के अधीन था। मुग़लों ने उस पर शासन किया, क्योंकि पंजाब जब क्योंकि अगर हम जो ये पढ़ रहे हैं ना इतिहास, ये हमारा वो इतिहास है जब हमारा भारत और पाकिस्तान डिवाइड नहीं था, जब सब एक ही था। जो इस क्षेत्र में पंजाब आता है और जो इस क्षेत्र में पंजाब आता है, दोनों की ही बात हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोनों के ऊपर शासन किसका था? मुग़लों का शासन था। मुग़लों के शासन के बाद उस पे सिखों ने शासन किया, और सिखों के शासन को हम खालसा दल के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा सिख गुरुओं के बारे में, है ना? तो यही जो अंतिम सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो सबसे पहले यहाँ पे बस आपको बेसिकली छोटी सी भूमिका बताई गई है कि मुग़लों का शासन था औरंगज़ेब तक, फिर औरंगज़ेब जैसे मतलब और जो है मुग़ल का अंत हुआ, पतन हुआ, तो सिखों का शासन हुआ। फिर सिखों में भी बहुत सारे गुरुओं ने शासन किया। उसके बाद इन जो गुरुओं का शासन था उसको हम खालसा दल के नाम से या खालसा दल कहते थे। और इनके जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद का हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये तो था आपका छोटा-सा भूमिका, जो आपको मैंने अभी यहाँ पे समझाया है। इसके बाद हम देख लेते हैं मिसलदारी व्यवस्था क्या थी। देखो, सिख धर्म जो था वो 12 मिसिल का मतलब होता है शाखाएं, यानी कि सिख धर्म जो था वो 12 शाखाओं में बट गया था। किसके? अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिख धर्म 12 शाखाओं में बट गया। और जो सारी सिख थी, मतलब सारी जो मिसलें थी, वो सारी मिसलें शक्तिशाली हुआ करती थी अपने आप में, और आपसी में उनमें एकता नहीं थी। साथ ही आपसी संघर्ष और भेदभाव उनके बीच में चलता रहता था। भूमि को लेकर आपसी कलह उनके बीच में होता रहता था। परंतु रणजीत सिंह ने अपने महान सैनिक नेतृत्व के कारण बहुत सी मिसलों को एक साम्राज्य के रूप में सुदृढ़ किया। बेसिकली मिसल का मतलब होता है शाखा, या हम कह सकते हैं कि अलग-अलग जाति, है ना? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मिसलदारी व्यवस्था क्या थी। मिसलदारी व्यवस्था बस छोटा-सा यही था कि सिख धर्म जो है वो 12 मिसलों में अलग-अलग तरीके से डिवाइड थी, जो कि सभी मिसलें अपने आप में शक्तिशाली हुआ करती थी, और इनमें आपसी एकता नहीं थी, यानी कि इस मिसल से इसकी कोई एकता नहीं थी। एकता मतलब वही कि एकता नहीं थी उनमें, और आपसी संघर्ष, आपसी भेदभाव चलते रहते थे। साथ ही भूमि को लेकर उनके अंदर आपसी कलह जो था वो चलता रहता था। तो अब देखिए,
12 जो मिसलें थी वो कुछ इस प्रकार थी। पहला हम इसने जो इन 12 मिसलों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो सतलुज के उत्तर की ओर स्थित थी और दूसरी वो जो सतलुज के दक्षिण की ओर स्थित थी। तो देखो, आपने ये नाम सुना होगा अहलुवालिया, है ना? अहलुवालिया, झांसी, डालेवालिया। तो ये जो थी ये 12 मिसलें थी जो आपसी में बटी हुई थी। सबसे मेन है हमारा सुकुरचकिया। सुकुरचिया हमारा मेन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि रणजीत सिंह जो थे वो कौन सी मिसल के थे? वो थे सुकुरचिया मिसल के। तो हमें बेसिकली सुकुरचिया जो है वो कैसे हमें पढ़ना है, या रणजीत सिंह कहाँ से थे? तो वो सुकुरचिया मिसल के थे। तो इसी से मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि सुकुरचिया क्या था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सुकुरचिया एक मिसल था। ठीक, आप देखो, रणजीत सिंह जो थे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रणजीत सिंह सुकरचिकिया मिसल के थे। 10 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। साथ ही रणजीत सिंह ने अमृत और लाहौर सर को जीता था। रणजीत सिंह ने साम्राज्य का विस्तार किया था और इसी साम्राज्य के विस्तार से अंग्रेज़ों को डर था। अंग्रेज़ों को ये डर था कि जो रणजीत सिंह की जो सेना थी ना, वो कम से कम दूसरे नंबर पे एशिया की सबसे दूसरी बहुत बड़ी सेना थी। तो अंग्रेज़ों को ये कहीं न कहीं ये था कि जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो अंग्रेज़ों के क्षेत्र पर भी वो कर दे, हमला वगैरह या युद्ध वगैरह कर दे। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं उस कंडीशन में? अंग्रेज़, देखो यहाँ पे लिखा है अमृतसर की संधि। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं? अमृतसर की संधि करते हैं अंग्रेज़ों के साथ। इसको अमृतसर की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संधि अमृतसर में हुई थी अंग्रेज़ों के और इनके रणजीत सिंह के बीच में। क्यों हुई थी? यहाँ पे लिखा हुआ है, साम्राज्य विस्तार के कारण अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के क्षेत्र पर भी आक्रमण ना कर दें। इसी कारण 1809 में अमृतसर की संधि हुई, जो कि अमृतसर में हुई थी। इसकी शर्त ये थी कि सतलुज नदी के उत्तर की ओर रणजीत सिंह का शासन होगा। यानी ये मान लो ये सतलुज नदी है, ये नदी जा रही है, तो इसका जो उत्तर का भाग है, उत्तर की ओर सपोज़ करो ये है आपका उत्तर, तो इधर की ओर रणजीत सिंह का शासन होगा। और जो रणजीत सिंह है वो इस तरफ आकर शासन नहीं कर सकते और ना ही कोई युद्ध कर सकते हैं, यानी कि नदी के इस पार ही सिर्फ वो शासन करेंगे। तो ये शर्त किसने रखी थी? अंग्रेज़ों ने रखी थी अमृतसर में रणजीत सिंह के सामने। साथ ही रणजीत सिंह का अंग्रेज़ों से कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप रणजीत सिंह लिख लेना। सेकंड शर्त ये थी कि रणजीत सिंह का आपस में अंग्रेज़ों के साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो बस यही थी छोटी सी शर्त जो कि आपका अमृतसर की संधि में बताई गई है। तो जो अमृतसर की संधि है वो टॉपिक आपका यहीं पे होता है फिनिश। इसके बाद है रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा था? देखो, जो इनकी सरकार थी ना, जैसे कि हम सुनते हैं कि दिल्ली सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, सुनते हैं ना? तो इसी टाइप में उनकी सरकार का नाम था खालसा सरकार। किसकी सरकार का नाम? रणजीत सिंह की सरकार का नाम था खालसा सरकार। तो इसमें जो थे ना, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जैसे कि वित्त मंत्री, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, अलग अलग इनके मंत्री थे। वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सरदार ए दियोड़ी। तो बेसिकली मेन थे ये 4। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? केंद्र को कुल 4 भाग में बांटा था। विभाग में केंद्र को कुल 12 विभाग में बांटा था, मतलब जो है 12 उसमें बांटा था, लेकिन 4 इसमें महत्वपूर्ण थे। पहला था दफ्तर ए अबाब उल माल, जो कि आय के स्रोतों पर नियंत्रण रखता था कि आय कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ से आएगी। तो आय के स्रोत को वो देखता था ये डिपार्टमेंट। बेसिकली केंद्र स्तर पर 12 डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट थे, 12 डिपार्टमेंट थे जिसमें से 4 इम्पॉर्टेंट थे। तो पहला आपने देख लिया। दूसरा था तोहीजात, जो कि राज परिवार का खर्च देखता था। अगर राज परिवार को कहीं घूमने जाना है संडे को या कहीं पिकनिक वगैरह पर, तो कैसा उनका बस का अरेंजमेंट होगा, कैसे जाएंगे, रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खर्च करना है, यानी पूरा राज परिवार का खर्च देखता था। तीसरा डिपार्टमेंट था मवाजात का,
दफ्तर ए मवाजात, ये वेतन की व्यवस्था देखता था, यानी जितने भी सैनिक वगैरह काम कर रहे हैं इनके पास में, तो उनको वेतन कैसे मिलेगा, कौन उनको वेतन देगा, कितनी तारीख को मिलना है, और वेतन के रूप में उनको भूमि दी जाएगी या नगद दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें वो देखते थे। चौथा था रोजनामचा, रोजनामचा दफ्तर ए रोजनामचा, ये जो था ये था राजा की रोज की गतिविधि की व्यवस्था करना, यानी राजा कब उठेगा, उस उनको मतलब ब्रश कब करना है, मतलब इस टाइप का ही था कि उनका जो डेली रूटीन था ना वो देखता था कि कितने बजे वो उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे लंच करना है, डिनर कितने बजे करना है, कौन सी मीटिंग में जाना है, कौन सी मीटिंग में नहीं जाना। तो बेसिकली डोंट बी कंफ्यूज, जो तोही जात था ना ये पूरा परिवार से संबंधित था, पूरा परिवार देखता था राजा का। लेकिन जो नामचा था ना वो सिर्फ राजा को देखता था, यानी राजा के खर्चे को और राजा की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था करना। अगर राजा को कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, पीछे कितने सैनिक रहेंगे, आगे कितने सैनिक रहेंगे, इस टाइप की व्यवस्था ये जो है करते थे रोज नामचा। उसके बाद है राज्य का बंटवारा। इन्होंने अपने राज्य का बंटवारा 4 भागों में कर रखा था। पहला था लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। इन भागों में इन्होंने अपने राज्य का बंटवारा 4 भागों में कर रखा था। और जैसे कि आपको मेन तो पता है, मेन तो राजा ही हो गया रणजीत सिंह। और जो जैसे मान लो लाहौर, लाहौर में कौन था, और मुल्तान, मतलब जो लाहौर को हैंडल करता था उसको कहते थे निज़ाम या नाजिम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टेट लेवल पे दिल्ली पे कौन है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली को देखते हैं, लेकिन पूरे केंद्र को कौन देखते हैं, मोदी जी देखते हैं। तो सेम चीज़ है, वो रणजीत सिंह जो है पूरे राज्य को, इन चारों को ही देखते थे। लेकिन लाहौर और मुल्तान और कश्मीर और पेशावर, इनको जो देखता था उसको कहते थे नाजिम या निज़ाम। तो बेसिकली ये पद होता था, नाजिम या निज़ाम। कहीं कहीं आपको नाजिम देखने के लिए भी मिल सकता है, और कहीं पे आपको ये चीज़ है निज़ाम देखने के लिए भी मिल सकता है। उसके बाद उसके नीचे थे सरदार। जैसे कि हमारा होता है ना, अब सीएम है, हमारे सीएम के नीचे अलग अलग वो होते हैं। जैसे कि अभी हम छोटे लेवल से बात करें तो यहाँ पर वो होते हैं, जैसे वोट वगैरह नहीं होते, एमसीडी के चुनाव वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं ना एक वर्ड, पंचायत वगैरह। गांव के लेवल पे देखो और शहर के लेवल पे देखो, तो शहर के लेवल पे देखो तो जैसे ये प्रधान वगैरह हो जाते हैं, तो प्रधान के ऊपर फिर उस और होता है जो पूरा पूरा वो वार्ड वगैरह देखता है, फिर वार्ड के ऊपर और होता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही होता था। तो नाजिम और निज़ाम एक टाइप का पद था। उसके नीचे होते थे सरदार, जो कि परगना को देखते थे, और बहुत सारे परगना मिलकर एक जो है एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करते थे। उसके बाद होते थे तालुका, तालुका जिसमें तालुकदार थे। उसके बाद ग्राम जिसमें पंचायत होती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। ये तो आप बेसिकली स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो। उसके बाद देखो राजस्व की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि उनके पास कर वगैरह कैसे आता था। तो उसका मुख्य साधन, कर का मुख्य साधन हर जगह हमने शुरू से ही पढ़ा है, पुराने टाइम पे कृषि हुआ करती थी, कृषि। और कर 33% से 40% तक कृषि से लिया जाता था। साथ ही बटाई और कनपुत भी वहाँ पर किया जाता था। बटाई और कनपुत आपको पता होगा। कनपुत तो वो होता है कि फसल होने से पहले ही बोल दिया कि भाई जितना भी फसल इसमें से होगा उसका 40% आपको सरकार को देना है, 60% आपको खुद को रखना है। तो कनपुत ये हो गया। बटाई होता है फसल होने के बाद, फसल होने के बाद ये बोल दिया कि इस इतने खेत में फसल हुई है, अब खड़ी फसल को देखना कि भाई इसको 3 भागों में करो, और जो इसका तीसरा भाग जो है, मतलब 3 भागों में कर दिया, अब ये भाग जो है वो सरकार को दिया जाएगा, ये भाग आप खुद रख लो। तो इस टाइप से ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था विजयनगर के आसपास, जब मे बी विजयनगर वाले टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है बटाई और कनपुत। कनपुत जो होता है ना, बेसिकली कनपुत का मतलब ये होता है कि फसल होने से पहले ही बोल दिया कि इस खेत में जो फसल होगी उस फसल का 40% आप राजा को दोगे एज अ टैक्स, और 60% आप खुद रखोगे। ठीक। और बटाई में क्या होता है, फसल होने के बाद जो खड़ी फसल होती है ना, उसको देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी फसल आप रखोगे और इतनी फसल हम रखेंगे, उसमें कितनी भी फसल हो सकती है। उसके बाद है सीमा शुल्क से भी कर, उनको अच्छा खासा कर जो है वो मिल जाता था। इसके बाद है सैन्य प्रशासन, उनकी जो सेना वगैरह थी। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिख रखी, लेकिन मैं बता देती हूँ। सेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर पर इनकी सेना आती थी पूरे एशिया में। पूरे एशिया में इनकी जो सेना थी वो सेकंड नंबर पर आती थी। साथ ही सेना 2 भागों में बटी हुई थी, फौज है खास और फौज है आम।
फ़ौज आम तो ऐसे नॉर्मल जैसे पुलिस वगैरह होती है, डेली का कार्य वगैरह करना। और फ़ौज ख़ास वो था जैसे इसके अंदर 3 लोग रहते थे, घुड़सवार, पैदल और तोपखाना। जब किसी देश की किसी दूसरे देश से या दूसरे राजा से जब युद्ध होता था ना, तब ये लोग आते थे बेसिकली। तो इनकी जो सेना थी वो बेसिकली 2 टाइप की थी, फ़ौज ख़ास और फ़ौज आम। फ़ौज आम में आप पुलिस वगैरह मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पर आपका है घुड़सवार, पैदल, तोपखाना। जब मतलब बेसिकली बहुत बड़ी लड़ाई वगैरह करनी होती थी या किसी से युद्ध होता था, तब फ़ौज ख़ास सेना को बुलाया जाता था। इसके बाद है सैनिक का वेतन। सैनिक को वेतन किस टाइप से दिया जाता था? देखो, सैनिकों को ना वेतन जो है नगद भी मिलता था और जागीर के रूप में भी मिलता था, लेकिन वहाँ पे कोई भी पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, जो आज के टाइम पर होती है कि आप भाई अगर किसी गवर्नमेंट पद पर हो, 60 ईयर्स होने के बाद आपका क्या है, पेंशन मिलती है आपको। लेकिन वहाँ पर इस टाइप की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो सैनिक जो है जो उनको वेतन जो है वो 2 टाइप से दिया जाता था। पहला नगद और दूसरा जागीर। जागीर मतलब भूमि का टुकड़ा। ये सब वही पॉइंट है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो और जो आपको पहले से पता है। इसके बाद है यहाँ पर न्याय व्यवस्था। वहाँ पे न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था, पंचायत भी न्याय वगैरह करती थी गांव के स्तर पर। मान लो गांव में किसी की लड़ाई हो गई आपस में फसल को लेकर, क्योंकि जो लड़ाई अब भी होती है घर वगैरह में आस पड़ोस में, नाली को लेकर, या भाई होता नहीं है कि सीमा को लेकर कि इसने मेरे कब्जा कर लिया ये वो, तो वो चीज़ जो है वो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत थी, और छोटे शहरों पर था कारदार। कौन था? कारदार। और जब कोई बड़े बड़े मामले आते थे तो वहाँ पर अदालतें भी अपना रोल प्ले करती थी। और पर राजधानी में, हर एक राजधानी में अदालतें हुआ करती थी, और न्याय प्रशासन भी राज्य के लिए आय का स्रोत था। तो आय का स्रोत में आप जो मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी, सीमा शुल्क वगैरह, तो आप वहाँ पर न्याय प्रशासन भी मेंशन कर सकते हो, लाइक जुर्माना वगैरह। अब भाई इसने चोरी कर ली किसी घर में, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, सरकार को फ़ायदा हुआ ना, कि सरकार ने उससे पैसा ले लिया, पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के हाथों में। तो बेसिकली न्याय प्रशासन से भी राज्य का जो है, राज्य को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता था। उसके बाद है वहाँ पर ना सज़ा का साधारण तरीका जुर्माना था, जो कि मैंने आपको बताया। और मृत्यु दंड वहाँ पर नहीं दिया जाता था। मृत्यु दंड वहाँ पर नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी अगर विशेष अपराध करता था, कोई बहुत बड़ा अपराध वगैरह, तो उनके हाथ पांव काट दिए जाते थे, लेकिन उनको जान से नहीं मारा जाता था। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उनके हाथ पैर काट देते थे कि भाई अब आपके हाथ पैर कट गए, इस टाइप से, मतलब उनकी सज़ा हुआ करती थी, लेकिन उनको जान से नहीं मारते थे। तो इस टाइप का वहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था थी। और इसके बाद आपका एक और लास्ट रह गया कि रणजीत सिंह की धर्मनिरपेक्ष की जो नीति थी वो कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही आपको पता होगा कि मतलब धर्म से रिलेटेड है ये। अब जो रणजीत सिंह थे ना, वो सभी धर्मों को समान व्यवहार करते थे, सभी को समान सम्मान देते थे, और किसी भी धर्म के बीच में कोई भी भेदभाव वो नहीं करते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए उदाहरण वगैरह, या आपको खुद मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। पहला उदाहरण आपका ये है कि उनके जो विदेश मंत्री थे वो मुसलमान थे, ठीक है? तो यानी कि वो अगर भाई अगर उनको भेदभाव करना होता तो विदेश मंत्री वो हिंदू रखते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू नहीं रखा, मतलब हिंदू नहीं था, बेसिकली मुसलमान था, तो उनको धर्म को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरा यहाँ पर है, आई थिंक अभी क्लियर दिख रहा होगा, हाँ। तो दूसरा यहाँ पर है, रणजीत सिंह का दूसरा मंत्री हिंदू था जिसका नाम दीनानाथ था। इनका जो दूसरा मंत्री था वो हिंदू था। विश्वास पात्र अधिकारी भी हिंदू था जिसका नाम खुशहाल सिंह था। और पुलिस प्रशासन जो था वो मुस्लिम को सौंपा, यानी पुलिस का हेड वगैरह जो था ना वो मुस्लिम को सौंपा था उन्होंने। तो इससे ये साबित होता है कि उनके लिए मतलब जो कास्ट वगैरह है या जो धर्म वगैरह है वो मैटर नहीं करता था। साथ ही उन्होंने सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा दरगाहों में एक जैसा ही दान दिया है। ऐसा नहीं कि वो हिंदू हैं तो मंदिरों में उन्होंने अच्छा दान दिया और वहाँ पे कम नहीं, उन्होंने हर जगह समान ही दान दिया है, हर जगह। तो देखो यहाँ पे हमने भूमिका को भी पढ़ लिया, मिसलदारी व्यवस्था भी पढ़ ली, रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, नागरिक प्रशासन, न्याय, सैनिक संगठन, स्थानीय सरकार,
राजस्व प्रबंध, वित्त विभाग और धर्मनिरपेक्ष नीति और साथ ही अमृतसर की संधि, ये पूरा ही टॉपिक हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।